गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुदर्शन कुमार, आपका अपना चैनल SMITI जोन में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रत्यावर्ती धारा एवं बहुकलीय प्रणाली चैप्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बताऊंगा। इससे पहले हम आप लोगों को प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 14 तक का ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं। चलिए आज हम 15 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो विद्यार्थी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको करंट नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए आज स्टार्ट कर रहे हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न लिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये दो कथन आपको दिया हुआ है, ये दोनों कथन पे कर रहा है विचार करने के लिए। कथन 1 में कर रहा है कि AC का पीक फैक्टर 1.414 होता है। AC का पीक फैक्टर बोल रहा है 1.41 होता है। दूसरे कथन में कह रहा है कि AC का फॉर्म फैक्टर 1.11 होता है। ये दो बात कह रहा है और इसके ऑप्शन में कह रहा है क्या ये दोनों सही है या एक सही है या दूसरा गलत है। तो चलिए AC का पीक फैक्टर के बारे में जानते हैं कि पहले ये आप लोग जानिए कि AC का पीक फैक्टर, देखिए पीक फैक्टर ये हो गया P और F। PF मतलब आप समझिएगा पीक फैक्टर। AC का पीक फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, I मैक्सिमम या वोल्टेज का मैक्सिमम बटे RMS। अब देखिए I मैक्सिमम तो आप I मैक्सिमम करंट का मैक्सिमम वैल्यू और RMS इज इक्वल टू आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, I मैक्सिमम बटे √2। देखिए I मैक्सिमम कैंसिल हो जाएगा, ये √2 ऊपर चले जाएगा तो √2 ऊपर चलेगा तो हो गया क्या, ये √2। और आप लोगों को पता है कि ये √2 का मान कितना होता है, 1.414 होता है। देखिए 1.414 होता है। तो ये तो AC का पीक फैक्टर, इसका अर्थ ये सही है। ये कथन 1 तो सही निकला यहाँ से। अब चलिए AC का फॉर्म फैक्टर को देखते हैं। AC का फॉर्म फैक्टर को हम लोग देख रहे हैं। AC के फॉर्म फैक्टर देखिए FF फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू होता है RMS। पिछले कक्षा में हम बता चुके हैं RMS बटे एवरेज, RMS बटे एवरेज। अब देखिए RMS का मान आप लोग जानते हैं, RMS में कितना लिखे थे 0.707 I max बटे 0.0637 I max। I max कैंसिल, ये पॉइंट यहाँ से कैंसिल। जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपका आएगा 1.11, यानी ये दोनों का दोनों कथन क्या निकल रहा है, सही है। तो जब दोनों कथन सही है तो ये ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, C। A कथन 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, ये याद रखिएगा। पूछता है AC का पीक फैक्टर का मान कितना होता है या AC का पीक फैक्टर इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, अक्सर आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। या AC का फॉर्म फैक्टर का वैल्यू कितना होता है या इसके फार्मूला RMS बटे एवरेज, या RMS को हम लोग कहते हैं इफेक्टिव वैल्यू बटे एवरेज वैल्यू, ये याद रखिएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है कि यदि किसी AC परिपथ में धारा तथा वोल्टेज में कालांतर शून्य हो तो वह कहलाता है। धारा और वोल्टेज में कालांतर शून्य की बात कर रहा है कि देखिए ये धारा और वोल्टेज है, ये हो गया करंट, ये हो गया वोल्टेज, और इसके बीच में कालांतर को हम लोग फाइ से डिनोट करते हैं। कह रहा है अगर ये शून्य हो,
अगर 0 डिग्री होगा तो क्या होगा, तो ये 0 डिग्री यानी कहने का मतलब कि वोल्टेज और करंट, ये है मेरा वोल्टेज और इसी पे आपका क्या हो, करंट हो, एक ही लाइन पे वोल्टेज और करंट दोनों हो, तो कालांतर क्या होगा, फेज 0 डिग्री होगा। तो इस केस में किस केस में होता है, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के केस में होता है, तब वो क्या कहलाता है, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ। वैसा परिपथ जिसमें धारा और वोल्टेज एक ही फेज में हो, यानी एक ही फेज होने का मतलब है कि कालांतर क्या हो, उसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या बनेगा, 0 बनेगा। क्लियर। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किसी शुद्ध ज्ञात तरंग के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान डैश के बराबर होगा। अभी जस्ट बता रहे हैं कोई भी शुद्ध ज्ञात तरंग के प्रत्यावर्ती धारा है, कोई भी प्रत्यावर्ती धारा है, प्रत्यावर्ती धारा के लिए औसत मान पूछ रहा है। तो देखिए कोई भी प्रत्यावर्ती आई का मतलब हो गया करंट और औसत का होता है एवरेज, इज इक्वल टू होता है इसका मान 0.637 आई मैक्स। ठीक है, आई मैक्स यानी ये आई एवरेज बराबर आई एवरेज, एवरेज मतलब धारा का यानी प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान आई एवरेज बराबर होता है 0.637 आई मैक्स, यानी धारा का मैक्स का अर्थ हो गया धारा का मैक्सिमम मान, आई मैक्स मतलब धारा का मैक्सिमम मान। तो ये ऐसा देखिए ऑप्शन कहाँ है, तो ये देखिए 0.636 है, 0.636 ये देखिए, और धारा के अधिकतम मान, तो यही होगा बी नंबर ऑप्शन इसका क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। ये बी नंबर 0.636 गुना धारा के अधिकतम मान, ये याद रखिए। 28 नंबर की ओर आइए, सॉरी 18 नंबर क्वेश्चन की ओर आइए। 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एसी समानांतर परिपथ में एडमिटेंस का मात्रक होता है। देखिए एडमिटेंस का मात्रक जो होता है वो महो होता है, आप याद रखिएगा एडमिटेंस का मात्रक क्या होता है, महो होता है। और देखिए किसका किसका मात्रक महो होता है, हम आपको अभी बता देते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। और किसका किसका मात्रक महो होता है, एक होता है ससेप्टेंस, ससेप्टेंस को हम लोग बी से डिनोट करते हैं, ये ससेप्टेंस, इसको हम पढ़ते हैं ससेप्टेंस, बी मतलब ससेप्टेंस, ससेप्टेंस का भी मात्रक होता है महो, गौर कीजिएगा। फिर चलिए एक तो एडमिटेंस का मात्रक भी महो हो गया, ससेप्टेंस का मात्रक भी महो हो गया, उसके बाद आगे चलिए, उसके बाद ये कंडक्टेंस, कंडक्टेंस नाम सुने होंगे जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं, कंडक्टेंस जिसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं, कंडक्टेंस को जी से डिनोट करते हैं, और इसका भी मात्रक होता है महो, इतना याद रखिएगा आप लोग। यानी कंडक्टेंस का मात्रक भी महो, ये कंडक्टेंस का मात्रक भी महो, एडमिटेंस का मात्रक भी महो, फिर ये बी को हम लोग कहते हैं ससेप्टेंस, ससेप्टेंस का भी मात्रक महो होता है। इतने का याद रखिएगा, सबका मात्रक क्या होगा, महो होगा। चलिए 19 नंबर को देखिए, 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के लिए समय अवधि क्या होगा, समय अवधि निकालना है। समय अवधि को हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। तो देखिए टाइम पीरियड t इज इक्वल टू, आपको पता है t इज इक्वल टू 1/f होता है, तो 1/f को रख दीजिए, फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, जब आप इसको भाग दीजिएगा 1/50 में तो आपका क्या निकल करके आएगा, 0.02 निकल करके आएगा। इतना तो सेकेंड आएगा, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए आप देखिए इसको हम आपको बना के दिखा रहे हैं, यहाँ पॉइंट है ना, ये पॉइंट है। अब हम इसको क्या करें, ऐसा लिख सकते हैं कि अगर हम इसको ऊपर नीचे 10 से गुना कर दें, यानी ये पॉइंट 0
2 है। अब हम ऊपर नीचे 10 से गुना कर दें और इस पॉइंट को हम यहाँ से उड़ा दें तो यहाँ 100 होगा। ठीक है, अब ये ऊपर देखिए कितना हो गया, 20 हो गया। 20 बटे कितना हो गया, 1000। और जब 1000 को ऊपर लाएंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 20 मिली सेकेंड। 20 मिली सेकेंड लिख दिए तो ये 20 मिली सेकेंड मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन में ये है बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आपको बना के रख के बनाइएगा। 20 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 20 नंबर कह रहा है कि वोल्टेज के सापेक्ष इंडक्टिव परिपथ में धारा क्या होगा। वोल्टेज के सापेक्ष बोल रहा है, तो वोल्टेज के सापेक्ष और इंडक्टिव परिपथ है, तो वोल्टेज के सापेक्ष में इंडक्टिव परिपथ में धारा का मान क्या होता है, लैगिंग होता है। ये बता चुके हैं कि ये क्या होगा, ये वोल्टेज है और ये मेरा क्या है, इंडक्टिव परिपथ के केस में ये करंट है। हम कैसे चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं ऐसे। तो पहले वोल्टेज है, उसके बाद देखिए करंट है। पहले मैक्सिमम वोल्टेज पहुंच रहा है तब करंट पहुंच रहा है, तो करंट जब बाद में पहुंच रहा है तो बाद में पहुंचने वाले को हम लोग लैगिंग कहते हैं। वोल्टेज के सापेक्ष इंडक्टिव परिपथ में धारा क्या होगा, लैगिंग होगा। सारा हम आपको जो है ना इसके थ्योरी में बता चुके हैं। आप जो कोई अगर थ्योरी नहीं देखे हैं तो इसका थ्योरी पहले आप लोग देख लीजिए। प्रत्यावर्ती धारा एवं बहुकलीय प्रणाली, सारा जो है आपका सारा वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, लैगिंग होगा। अब हम लोग चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर तो समझ में आ गया आप लोगों को, 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 100 हर्ट्ज पर 2 हेनरी वाले चौक क्वाइल का रिएक्टेंस होगा। देखिए चौक क्वाइल जैसे बोल दिए ना तो वो इंडक्टिव रिएक्टेंस पूछ रहा है। यानी हम देखिए इंडक्टिव रिएक्टेंस आपको एक्सएल चौक के लिए एक्सएल लिखा है तो आपको क्या 2 पाई एफ एल। अब आप यहाँ पे क्या कीजिए, मान रख दीजिए। यहाँ पे आप मान रख दीजिए 2 पाई का मान होता है 3.14 और एफ का मान तो आपको दिया हुआ है यहाँ 100 और एल का मान भी आपको दिया हुआ है 2 हेनरी। ठीक है, जब आप इसको गुना करेंगे, जब आप इसको गुना कीजिएगा तो गुना करने के बाद आपको मिलेगा 1256 ओम मिलेगा। देखिए 1256 ओम कहाँ पे है, ये डी नंबर इसका ऑप्शन सही होगा। इस फॉर्मूला पे रख के आप बना सकते हैं। चूंकि यहाँ पे है चौक क्वाइल, तो चौक क्वाइल आप समझ लीजिएगा क्या होता है, वो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। क्लियर, चलिए 21 नंबर हो गया। अब चलिए हम लोग 21 के बाद हम 27 लिए हैं। देखिए 21 के बाद 27 है, उसके बीच में हम 5 क्वेश्चन छोड़े हुए हैं। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट डे आपको बताएंगे। 21 के बाद हम जो है 27 को लिए हैं, 22, 23, 24, 25 और 26, ये 5 क्वेश्चन इसके बीच में हम छोड़े हुए हैं। इसको हम नेक्स्ट डे बताएंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है इसलिए हम सोचे पहले इसको बता दें, कैलकुलेशन वाले को नेक्स्ट डे हम बताएंगे। चलिए कह रहा है 4 पिकोफैराड मान प्रत्येक के 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं तो उनकी कुल धारिता बताना है। देखिए 4 पिकोफैराड मान प्रत्येक के 2 संधारित्र और उसको कैसे जोड़े हुए श्रेणी क्रम में। देखिए ऐसे है, ये ऐसे क्रम में। देखिए इसको श्रेणी क्रम में जोड़ दिए हैं। ये 4 पिकोफैराड, पीएफ मतलब पिको एफ से फैराड, ये भी है आपका 4 पिकोफैराड का। ये श्रेणी क्रम में, ये सारा बता चुके हैं। जब श्रेणी क्रम में रहता है संधारित्र तो ये क्या होगा, प्रतिरोध के पैरेलल क्रम में इसको करेंगे।
ये सारा बता चुके हैं। जब ये श्रेणी क्रम में रहता है तो इसके लिए हम आपको फार्मूला बताए थे। फार्मूला क्या होता है, 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। आप इस पे रख के निकाल लीजिए, ठीक है। 1/c1 प्लस 1/c2 पे रख के निकालिए तो क्या होगा, 1/c1 1/c इज इक्वल टू 1/c1, दोनों सेम है तो ये भी 4 है प्लस ये भी 4 है, 1/4 हो जाएगा। एलसीएम होगा 4 और 1 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा 2, 2/4। जब आप इसको कटाइएगा तो 2 होगा और 1/c आया 1/2। देखिए यानी ये आपका आ गया 1/c इज इक्वल टू आ गया 1/2। ध्यान दीजिएगा ये 1/c, ध्यान देंगे, देखिए ये आप ध्यान दीजिएगा, यानी 1/c इज इक्वल टू आ गया 1/2। तो c का मान आपका कितना निकला, 2 पिकोफैराड। 2 पिकोफैराड यानी 1 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। इस फार्मूला पे आप बैठा करके निकाल सकते हैं। अब 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कैपेसिटिव एसी परिपथ में क्या होगा। कैपेसिटिव एसी परिपथ में क्या होता है, धारा वोल्टेज से आगे रहता है। क्या रहता है, धारा वोल्टेज से आगे रहता है। धारा वोल्टेज से आगे रहता है। हम इसका सारा डायग्राम बता चुके हैं कैपेसिटिव का। कैपेसिटिव में इस तरह हम लिए थे कि पहले क्या होता है, देखिए यहाँ धारा क्या होगा, ये धारा मैक्सिमम होता है। देखिए जब ये धारा मैक्सिमम पे पहुंचता है तब आपका क्या होता है इसमें, जब ये धारा मैक्सिमम पे पहुंचेगा तब यहाँ पे वोल्टेज जो है ना, जब धारा मैक्सिमम पे हुआ तब यहाँ से क्या होगा, ये आपका कैपेसिटर क्या होगा, वोल्टेज तब धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। समझ रहे हैं, यानी यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे पहले कैपेसिटिव में ये है मेरा करंट, तो पहले करंट मैक्सिमम, जब करंट मैक्सिमम रहता है तब क्या होगा आपका यहाँ पे, तब आपका वोल्टेज यहाँ पे 0 पे रहता है। देखिए इस क्रम में ये होता है, ये ठीक है, ये आपका वोल्टेज है। यानी देखिए करंट हमेशा क्या होगा, आगे रहता है, यानी कैपेसिटिव एसी पर में धारा वोल्टेज से आगे रहता है। देखिए रहता है ना, ये पहले मैक्सिमम, पहले ये आपका देखिए ये धारा क्या होगा, मैक्सिमम हो गया, और तब देखिए वोल्टेज स्टार्ट हो रहा है। यानी पहले धारा मैक्सिमम तब वोल्टेज मैक्सिमम हो रहा है। तो इसका अर्थ ये है कि धारा क्या रहेगा, आगे रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसका भी हम जो है ना कैपेसिटिव, प्योर कैपेसिटिव सर्किट के बारे में हम बता चुके हैं। आप जो है ना इसका थ्योरी क्लास देख लीजिए पहले, फिर आपको ये ऑब्जेक्टिव बनाने में ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में करा है, जब शुद्ध संधारित्रीय परिपथ यानी प्योर कैपेसिटिव सर्किट के मध्य प्रत्यावर्ती वोल्टेज युक्त हो तो क्या होगा। देखिए ये प्योर है, प्योर कैपेसिटिव की बात कर रहा है कि प्योर कैपेसिटिव सर्किट के मध्य एसी वोल्टेज युक्त हो तो क्या होगा। तो क्या होता है इसमें, हमेशा धारा क्या होगा, धारा 90 से वोल्टेज के पीछे पश्चगामी होगा। प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रयुक्त हो तो क्या होगा, प्रत्यावर्ती धारा प्रयुक्त हो तो उस केस में पूछ रहा है, तो उस केस में क्या होता है कि धारा वोल्टेज से चतुर्थांश चक्र से अग्रगामी होगा। चतुर्थांश चक्र से धारा क्या होता है, वोल्टेज से चतुर्थांश चक्र से आगे होगा। अभी हम ये आपको तुरंत बताए थे फिगर, ये देखिए शुद्ध प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के लिए ऐसा होगा। चतुर्थांश मतलब 90 डिग्री, ये इस तरह देखिए। इसका फिगर को आप लोग समझिए, फिगर समझिए, ये फिगर ऐसा रहेगा, ये करंट रहेगा, ये वोल्टेज है,
ये देखिए है क्या कर रहा है, जब ये शुद्ध प्योर कैपेसिटिव सर्किट के मध्य प्रत्यावर्ती वोल्टेज यानी कि एसी वोल्टेज प्रयुक्त हो तो धारा देखिए क्या कर रहा है, वोल्टेज से चतुर्थांश चक्र मतलब 90 डिग्री से आगे है। ये चतुर्थांश चक्र, ये करंट हमेशा क्या है, इस वोल्टेज से 90 डिग्री आगे है, तो ये बी नंबर इसका ऑप्शन होगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए। 30 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, धारिता डैश से प्रभावित नहीं होती है। देखिए धारिता किससे प्रभावित नहीं होगा, धारिता इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन ए बाय डी, जहां ए क्या है, ए है प्लेट का क्षेत्रफल, ए यहाँ पे है प्लेट का क्षेत्रफल, ए इज इक्वल टू हो गया एरिया यानी प्लेट का क्षेत्रफल, और डी हो गया प्लेट के बीच की दूरी, डी हो गया प्लेट के बीच की दूरी, और ये जो ई जो लिखे एप्सिलॉन, इसका अर्थ होता है परावैद्युतिकी पदार्थ। ये परावैद्युतिकी पदार्थ जो एक क्या है, कुचालक पदार्थ के रूप में होता है, औचालक पदार्थ। तो देखिए ये क्षेत्रफल पे डिपेंड किया, प्लेट के बीच के दूरी पे, और परावैद्युतिकी पदार्थ इतने पे ये कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। तो इसका अर्थ ये आवृत्ति नहीं होगा, प्रभावित नहीं होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 30 नंबर, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो या आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों को आज का क्लास पसंद आया हो तो दिल से लाइक करें, शेयर करें। यदि हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप लोगों को करंट नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू क्लास।